हेलो मेरे फ्यूचर सीएस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सितंबर अटेम्प्ट के लिए ताबड़तोड़ तरीके से आपकी तैयारी चल रही है फुल फ्लेजेड फॉर्म में। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी मिस मार्वल, यानी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एजुकेटर एट सीए प्रतिज्ञा बाय अनअकैडमी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी प्रेपरेशन को चार चांद लगाने के लिए हम सारे एजुकेटर्स मिलकर आपके सिलेबस के मेजर टॉपिक्स के वन शॉट सेशंस लेके आ रहे हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को फटाफट कवर अप करने वाले हैं। जी हाँ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के लिए एक अलग वीडियो होगा और इसके लिए एक अलग वीडियो है। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने नेटवर्क में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। चलिए तो शुरुआत करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, जिसमें पूरे डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स हो और जिसके इर्द गिर्द ही डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उस एक सेंट्रल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और आम भाषा में हम उसे एवरेज कह के पुकारते हैं। अब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि MOCT की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजीशनल एवरेजेस और कमर्शियल एवरेजेस। अच्छी बात यह है कि कमर्शियल एवरेज आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें सिर्फ पढ़ने हैं मैथमेटिकल एवरेजेस और पोजीशनल एवरेजेस। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशनल एवरेज, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पोजीशनल एवरेज में मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज आता है, और AM, GM और HM यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल एवरेजेस में आती है। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर के अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये चैप्टर बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव होने वाला है उसको ध्यान से समझ लीजिए। MOCT को अपन ने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेजेस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस आप काफ़ी हद तक बचपन में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर CA फाउंडेशन में प्रॉपर्टीज़ आपके लिए कुछ नई होंगी और अधिकतम क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं, बट प्रॉपर्टीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम करने वाले हैं इसको कवर अप, MOCT विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज एवरेज का कैलकुलेशन, सेकेंड पार्ट इज एवरेज की प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज़ भी 2 तरीके की है, कॉमन प्रॉपर्टीज और यूनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अनकॉमन प्रॉपर्टीज। कॉमन प्रॉपर्टीज को अपन ने क्या नाम दिया था, जगत प्रॉपर्टीज या फिर गिरगिट प्रॉपर्टीज। जगत प्रॉपर्टीज जो कि हर जगह तुमसे मिलने आएंगी, गिरगिट प्रॉपर्टीज जितनी बार मिलने आएंगी स्वरूप बदल के आएगी, तो इसीलिए अपन ने इसको गिरगिट नाम दिया था। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एवरेज से। नाम है जिसका मोड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। अब मोड क्या होता है, वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, एन ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वी कॉल इट एज मोड। ठीक है, अब बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ही मोड मान लेते हैं, जबकि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड नहीं है, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो मोड होता है। ठीक है, अब हाउ टू कैलकुलेट मोड इंडिविजुअल सीरीज में तो बहुत आसान है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। जी हाँ, अर्जुन वाला फोकस लगाना है, जो ऑब्जर्वेशन तुम्हें सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती नज़र आ जाए वही मोड है। जैसे कि ये एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, अब तुम देख सकते हो कि इस एग्जाम्पल में 12 है जो बार बार आ रहा है, तो जो बार बार आए वही हमारा मोड होता है। सो 12 इज़ द मोड। फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में भी हमें ऑब्जर्वेशन मेथड ही लगाना है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होगा, हमें x और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हम देखेंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो सबसे बड़ी है, 13 फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। अब उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी यानी कि 23, वो होगा हमारा मोड। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज में कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो द मॉडल क्लास। Now what is model class? The class with the highest frequency। ठीक है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। राइट,
अब जो भी आपकी मॉडल क्लास आई, मेक श्योर दैट कि वो एक्सक्लूसिव सीरीज फॉर्म में हो। अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में है तो आप सिर्फ मॉडल क्लास को अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में है तो जो आपकी कंसर्न्ड मॉडल क्लास है आप उसको सिर्फ एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कीजिए। दैट्स इट। पूरे क्वेश्चन की सीरीज को आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? लोअर लिमिट में से करेंगे -0.5 और अपर लिमिट में ऐड करेंगे 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर मोड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, जहाँ पर F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, F1 को कई बार Fm से भी डिनोट किया जाता है और 1 के पहले आता है 0, तो F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। 1 के बाद आता है 2, तो F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और I क्या होता है? क्लास साइज। आप क्लास साइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगेन यहाँ पर कन्वर्जन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया और आपने एवे ही L1 लिख दिया बिना कन्वर्ट किए और ऐसे ही आपने क्लास साइज निकाल दिया बिना कन्वर्ट किए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ मॉडल क्लास अगर इंक्लूसिव में है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, चलिए अब हम इसके फटाफट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको ये डेटा दिया हुआ है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज है तो सबसे पहला फर्ज अपना ये है कि हम देखें कि भैया कौन है मॉडल क्लास। सो द क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज द मॉडल क्लास, राइट। चलिए तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। हमारा फॉर्मूला लगा देते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 minus F0 minus F2 into I. So what is the lower limit, guys? 12. What is frequency of the model class? 23. Just preceding the model class? 10. Then 2 into 23 minus 10 minus F2, frequency of the class just succeeding the model class, यानी 21. And what is the class size? Yes, 15 minus 12, that is 3. Right? चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो बहुत आसान है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मुझे, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ऐसे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सेशंस में लगाए हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तुम्हें क्लियर है। ठीक, चलिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 23 माइनस 10, ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 माइनस 10 हो जाएगा 13, तो ठीक है। फिर 46 माइनस 10 माइनस 21, ठीक, 46 माइनस 10 माइनस 21, ठीक है, डिवाइड इक्वल्स टू 13, जो भी आया उसमें इंटू 3 किया और फिर उसमें 12 ऐड कर दिया, सो यू विल गेट 14.6, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ऑर्डरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ अ क्लॉथ शोरूम, द डैश साइज भी मोर अप्रोप्रिएट। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लॉथ किसी कपड़े का साइज़ ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो साइज़ ऑर्डर ज़्यादा किया जाएगा जो बार बार मांगा जाता है, जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है। सो विच इज़ बीन फ्रिक्वेंटली डिमांडेड, यानी जिसका मोड हाईएस्ट हो, आप उसी साइज़ को ऑर्डर करोगे, राइट। सो मोड साइज वुड बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस अकर विद इक्वल फ्रीक्वेंसी डैश डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सारी ही ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक कोई ऐसी एक्स की वैल्यू आएगी ही नहीं जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो सब सारी ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो तो यू कैन नॉट कैलकुलेट मोड। ठीक, चलिए यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मोड पे आते हैं। हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन देखेंगे और हर एवरेज की यूनिक प्रॉपर्टी साथ में पढ़ते जाएंगे और कॉमन प्रॉपर्टीज को आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक है, सो यूनिक प्रॉपर्टीज में एक ही प्रॉपर्टी है मोड की, दैट इज कि मोड को आप ग्राफिकली हिस्टोग्राम के थ्रू लोकेट कर सकते हो। हिस्टोग्राम क्या होता है? जहाँ पर रेक्टेंगुलर बार्स जो होते हैं वो बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, और
जो सबसे ऊंचा रेक्टेंगुलर बार होता है वही मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और उस ऊंचे वाले रेक्टेंगुलर बार के अपन पकड़ते हैं कोने और उन कोनों से लाइन खींचते हैं, ऐसी कुछ लाइन बनती है, ठीक है। और उसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनता है और वो परपेंडिकुलर जहाँ पर एक्स एक्सिस को काटता है वही मोड के बराबर होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद दूसरा एवरेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है भाई? बीच का बंदर। यानी आपको क्या करना है, पूरे डेटा को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद जो सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी दैट वुड बी योर मीडियन, ठीक है। तो अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके का पोजिशनल एवरेज है, तो अरेंजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन अगर समझ में आता है तो पार्टीशन वैल्यूज भी फटाफट समझ में आ जाता है। देखो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये डेटा दिया हुआ है और आपको मीडियन निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इसको अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद मीडियन निकालने के अपन ने दो अप्रोचेस सीखे थे, लॉजिकल अप्रोच, फॉर्मूला अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच, लॉजिक कहता है कि मीडियन क्या होता है, डेटा का सबसे मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। तो 3 इधर कर दिए, 3 इधर कर दिए, बीच में बचा 7, तो 7 मीडियन हो जाएगा। लेकिन आप बोले कि नहीं हमें तो फॉर्मूला दीजिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अब n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 7 + 1 8 / 2। फोर्थ आइटम, तो फोर्थ पोजीशन पर कौन बैठा है, 7 बैठा है। तो दोनों ही तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने n+1/2th करके कैलकुलेट किया फोर्थ आइटम, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ द मीडियन, ठीक है। जो इसकी पोजीशन है, मीडियन किस पोजीशन पर बैठा है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ द मीडियन, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद आता है ये क्वेश्चन कि मैम जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और थी तब तो बहुत आसान कहानी थी कि एक ही ऑब्जर्वेशन बीच में फंस रही थी, उसको हमने मीडियन कह दिया। लेकिन जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो भाई अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस 2 होंगी। तो अगर हम उन दोनों में से किसी एक को मीडियन चूज करेंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, यानी दोनों का सम करें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें। तो लॉजिकल अप्रोच क्या होगा भाई, लॉजिकल अप्रोच क्या होगा, 9 + 10 / 2, है ना। डेटा दिया था उसको अपन ने अरेंज किया, बीच में 2 वैल्यूज फंसी 9 और 10। तो लॉजिकल अप्रोच ने क्या बोला, जो 2 वैल्यूज फंसी उसका एवरेज निकाल लो। सो 9 + 10 19, 19 / 2 दैट इज 9.5, ठीक है। लेकिन अब आपने बोला मैम फॉर्मूला भी दे दीजिए, तो जो फॉर्मूला आपने ऊपर पढ़ा था ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के केस में वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप n की जगह 10 पुट करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, राइट। सो 10 + 1 11, 11/2 होता है 5.5। तो जब आप 5.5 डालोगे तो 5.5 कोई पोजीशन होती है क्या, नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5.5 किन 2 होल नंबर पोजीशंस के बीच में लाई कर रहा है, 5th पोजीशन और 6th पोजीशन। तो हम लिखेंगे साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम डिवाइड बाय 2, ठीक है। साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6th आइटम डिवाइड बाय 2। तो 5th पोजीशन पर बैठा 9, 6th पोजीशन पर बैठा 10, 9 + 10 19/2 दैट इज 9.5, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला अप्रोच। अब सेम फॉर्मूला मीडियन कैलकुलेट करने का एप्लीकेबल होता है डिस्क्रीट सीरीज में। बस अंतर ये होता है कि जो भी रैंक निकल कर आएगी मीडियन की, जो भी पोजीशन निकल कर आएगी मीडियन की, वो हम CF में ढूंढेंगे। वो हम कहाँ ढूंढेंगे, CF में ढूंढेंगे, ठीक है। CF क्या है, CF बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो जैसे हमारा जो पहला फर्ज है मीडियन में वो सेम रहेगा, हमें चेक करना है डेटा अरेंज्ड है कि नहीं। तो आप x की वैल्यूज चेक करें कि क्या वो अरेंज्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी से CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, फर्स्ट CF 7 ही होगा, ठीक है। सेकेंड CF क्या हो जाएगा, फर्स्ट CF प्लस सेकेंड फ्रीक्वेंसी, 7 + 3 10, ठीक है। 7 + 3 10। फिर नेक्स्ट CF कैसे निकलेगा, 10 + 2 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 6 27। इस तरीके से अपन को CF निकालना है। अब जो लास्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, लास्ट CF जो है वो n के बराबर होता है, यानी सिग्मा f के बराबर होता है, ठीक है। तो n कितना आया भाई, 27 आया।
n कितना आया 27, तो अपन ने फॉर्मूले में डाला 27 + 1 यानी 28/2 यानी 14th आइटम, साइज ऑफ 14th आइटम। अब 14 जो है वो किस CF में लाई कर रहा है वो हमें देखना है। हमें ऐसी CF ढूंढनी है जो या तो 14 के बराबर हो या 14 से जस्ट बड़ी हो। तो 14 के बराबर तो कोई CF हमें नहीं दिख रही, 14 से जस्ट बड़ी जो CF है वो है 17। तो 17 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है, 17 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो है 9, जो कि किसके बराबर है, मीडियन के। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था जिसमें आप सबकी फिरकी ले ली थी मैंने। यस, डेटा अरेंज्ड है कि नहीं ये चेक करना भूलना नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यूज़ अरेंज नहीं है, तो पहले आपको x की वैल्यू को अरेंज करना है, और जब आप अरेंज करोगे तो x के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी उठेगी, दोनों की जोड़ी है भाई। ठीक है, तो x अगर ऊपर नीचे होगा तो उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी शिफ्ट होगी। ठीक, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। फिर उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले अपन को मीडियन क्लास निकालनी पड़ती है। मीडियन क्लास निकालने के लिए CF में हम साइज ऑफ n/2th आइटम सर्च करेंगे। ठीक है, अभी तक हमारा फॉर्मूला चल रहा था साइज ऑफ n + 1/2th, अब यहाँ पर क्या हो गया, n/2th आइटम हो गया। ठीक है, तो साइज ऑफ n/2th आइटम हम CF में ढूंढेंगे। फिर फॉर्मूला लगा देंगे L1 + n/2 - CF/F × I। n/2 तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, I क्या होता है, क्लास साइज। अब यहाँ पर भी आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन जो है, क्लासेस जो है वो इंक्लूसिव सीरीज़ में दी है, तो सिर्फ मीडियन क्लास वाला जो डेटा है आपको उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन से पहले छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ है मीडियन की। मीडियन जो होता है पार्टीशन वैल्यूज़ के Q2, D5 और P50 के बराबर होता है। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज़ में इस पॉइंट को फिर से ले लेंगे। और मीडियन को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जाता है Q1 + Q3/2। ये जो पार्ट है ये आपका थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मीडियन = Q2 होता है, = D5 होता है, = P50 होता है। और आप क्वार्टाइल्स के थ्रू भी मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ Q1 + Q3/2। फिर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने टैगलाइन क्या लिखी थी, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम होता है सबसे कम। ठीक है, हमने उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी कि हम x ऑब्जर्वेशंस में से एक मीडियन निकाल लें और फिर हम डेविएशन निकालें मीडियन में से, यानी x माइनस मीडियन, और उस डेविएशन को हम रख दें संत के कमरे के अंदर यानी मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर, तो सारी डेविएशंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। जब आप ऐसी पॉजिटिव डेविएशंस का सम करोगे तो ये सम हमेशा कम आएगा। अगर आप किससे कम आएगा, अगर आपने किसी और नंबर से डेविएशन निकाला होता और उसका एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला होता और उसका सम किया होता, उससे हमेशा कम होगा ये। तो अपन ने क्या लाइन लिखी थी, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम होता है सबसे कम। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मीडियन जो है क्योंकि वो बीच का बंदर होता है तो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। कोने की ऑब्जर्वेशंस गायब हो जाए, कोने की ऑब्जर्वेशंस बदल जाएं तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो बीच का बंदर है। ठीक है, और मीडियन को आप ग्राफिकली कैसे लोकेट कर सकते हैं, ओजीव कर्व्स की सहायता से। कैसे लोकेट कर सकते हैं, ओजीव कर्व्स की सहायता से। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ICAI का, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर इट कि हम लेस देन CF कर्व बनाते हैं, हम मोर देन CF कर्व बनाते हैं। जहाँ पर ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, और जहाँ पे वो परपेंडिकुलर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वही हमारा मीडियन होता है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस के कैलकुलेशन पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द डेटा इज। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है और आपको इसका मीडियन निकालना है। तो पहला फ़र्ज़ आपका क्या है कि आप इसको अरेंज कर लें। चलिए फटाफट अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है 2, फिर उसके बाद मुझे 4 बड़ा दिख रहा है, फिर 6 फिर उसके बाद 8, फिर 11, फिर उसके बाद मुझे 13, फिर 15 और फिर 18 बड़ा दिख रहा है।
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशंस है तो बीच में ये 2 ऑब्जर्वेशंस फंस रही हैं, सो 8 + 11/2 यानी कि 19/2 यानी कि 9.5, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं, द मीडियन ऑफ दिस इज 10, फाइंड द x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये डेटा आपको दिया हुआ है x, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, यस, ये डेटा आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी अरेंज्ड डेटा है क्योंकि x है, फिर उसके बाद x/2 है, फिर x/3 है और फिर x/5 है, ऑलरेडी अरेंज्ड डेटा है। तो ये बोल रहे हैं कि भैया इसका जो मीडियन है वो 10 है, इसका जो मीडियन है वो 10 है। तो मीडियन मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा वो 10 के बराबर है। सो x/2 + x/3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 6x, 6 एलसीएम हो जाएगा। सो इसमें इंटू 3, इसमें इंटू 2, सो 3x + 2x 5x/6 इज इक्वल टू 10 × 2, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 × 4 24, ऑप्शन ए, ठीक, एज सिंपल एज दैट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ क्लास ऑफ 11 स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट्स वर फेल्ड इन अ टेस्ट। टोटल क्लास में ना 11 बच्चे थे, 3 बच्चे फेल हो गए। 8 स्टूडेंट्स पास्ड, ऑब्वियसली 3 फेल हो गए तो 8 बच्चे पास हो गए। हु पास्ड सिक्योर्ड इतने मार्क्स, व्हाट विल बी द मीडियन मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मीन निकालनी होती तो ज़रूर हम सोचते हैं कि भैया 3 स्टूडेंट्स के तो मार्क्स ही नहीं है, बट मीडियन के लिए अभी तो हमने पढ़ा कि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो जो बच्चे फेल हुए हैं उनके डेफिनेटली सबसे कम मार्क्स होंगे, तो वो फर्स्ट 3 पोजीशंस पर लाई करेंगे, है ना। और अगर फर्स्ट 3 पोजीशंस नहीं भी है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें पता है 11 बच्चे हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा दिया है उसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। सबसे कम मार्क्स किसके दिख रहे हैं भाई, 11 10, है ना, 10 सबसे कम है, फिर 11, फिर मुझे 12 दिख रहा है बड़ा, फिर 14, फिर 15, 20, 24 एंड 26, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 3 11। अब मीडियन क्या होता है, बीच का बंदर। 11 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 इधर 5 इधर, बीच में कौन फंसा, 12, तो मीडियन क्या हो जाएगा 12, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ मीडियन इज, एक्स की वैल्यूज़ दी हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, तो हम सी एफ निकाल लेते हैं पहले फटाफट। तो सी एफ क्या हो जाएगा, 6 6, फिर 6 + 9 15, 15 + 10 25, 25 + 14 39, 39 + 12 40, 51, 51 + 8 59, ठीक है। तो n किसके बराबर है, 59 के। एक बार चेक कर लो भाई, 9 + 6 15, इधर सम चेक कर लिया करो तो क्लैरिटी मिल जाएगी। 6 + 9 15, 25 39 39 + 12 51, 15 + 8 59, सही है। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला है भाई, 59 + 1 अपॉन 2th आइटम डिस्क्रीट सीरीज में। तो 59 + 1 60 हो जाएगा, 60 / 2 कितना होगा, 30th आइटम, कितना हो जाएगा 30th आइटम। अब या तो हम ऐसी सी एफ ढूंढे जहाँ पर 30 हो या 30 से जस्ट बड़ी, तो 30 से जो जस्ट बड़ी सी एफ है वो है 39 और इसके करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो कितनी है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग, आपको मीडियन निकालने का है। तो कंटिन्यूस सीरीज दी हुई है, एक्सक्लूसिव में है, टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मीडियन क्लास निकाल लें। मीडियन क्लास के लिए सी एफ निकालना पड़ेगा, 2 + 3 5 + 4 9 + 5 14 + 6 20, सो n/2 यानी 20/2 यानी 10th आइटम, यानी कि 10th आइटम, ठीक है। तो सी एफ हमें सी एफ में 10th आइटम देखना है, सो 10 से जस्ट बड़ा सी एफ मुझे 14 दिख रहा है, सो 14 के करस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो है 30 to 40, दिस इज़ योर मीडियन क्लास, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं, L1 मतलब 30 + n/2 यानी कि 10 माइनस सी एफ प्रीसीडिंग क्लास की सी एफ,
यानी कि 9 अपॉन एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि 5, क्लास साइज 40 माइनस 30 दैट इज 10। ठीक है, सो क्या आ जाएगा आंसर 30 प्लस 10 माइनस 9 1 इंटू 2 दैट इज 32, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मीडियन का कैलकुलेशन होता है समाप्त। फिर आते हैं पार्टीशन वैल्यूज़ पे। मीडियन समझ में आ गया तो पार्टीशन वैल्यूज़ भी फटाफट समझ में आ जाती है। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज़ क्या होती है भाई? मीडियन का ही स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होता है। मीडियन में हम क्या करते हैं, डेटा को एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्टीशन वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, जैसे कि क्वार्टाइल्स में बात करें तो हम क्वार्टाइल्स में पूरे डेटा को 4 हिस्सों में बांटते हैं। डेसाइल्स या डेकाइल्स, कुछ लोग डेसाइल्स बोलते हैं, कुछ लोग डेकाइल्स बोलते हैं। एनीवेज 10 पार्ट्स में बांटा जाता है। परसेंटाइल में 100 पार्ट्स में बांटा जाता है। ठीक है, चलिए, बट पार्ट्स में तो बांटा जाता है, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, पार्ट्स और कट्स में अंतर है। जैसे पार्टीशन वैल्यूज मतलब डिवाइडिंग द एंटायर डेटा इनटू n इक्वल पार्ट्स। 3 पार्टीशन वैल्यूज क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स। अब क्वार्टाइल्स में हम पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे, लेकिन पूरे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए हमें कट्स कितने मारने पड़ेंगे? 1 2 3। तो हिस्से भले 4 हो रहे हैं लेकिन कट्स कितने हो रहे हैं? 3। उसी तरीके से डेसाइल्स या डेकाइल्स में पूरे डेटा को हम 10 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन कट्स कितने मारेंगे? 9। जितने हिस्से हैं उससे एक कम। परसेंटाइल्स में हम पूरे डेटा को 100 पार्ट्स में बांटेंगे, लेकिन कट्स कितने मारेंगे? एक कम, यानी 99। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये के की वैल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ध्यान देते हैं कैलकुलेशन इसकी। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मीडियन जो था वो डेटा को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में बांट रहा था। क्वार्टाइल जो है वो एग्जैक्टली 4 पार्ट्स में बांट रहा है। अब देखो, क्वार्टाइल्स में हिस्से 4 होंगे लेकिन कट्स 3 होंगे। तो जो पहला कट होता है उसको हम बोलते हैं Q1 लोअर क्वार्टाइल, जो सेकेंड कट होता है उसको हम बोलते हैं Q2। और क्योंकि ये अगेन डेटा के बिल्कुल बीच में है तो Q2 इज़ नथिंग बट मीडियन ओनली, सो Q2 इज इक्वल टू मीडियन। और जो हमारा तीसरा कट होता है Q3, हम उसको क्या बोलते हैं? अपर क्वार्टाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? अपर क्वार्टाइल। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद डेकाइल्स या डेसाइल्स की बात करें तो पूरे डेटा को 10 हिस्सों में बांट दिया, 9 डेकाइल्स होते हैं। अब जो सेंटर मोस्ट वाला डेकाइल है दैट इज D5, इट इज इक्वल टू व्हाट? मीडियन। फिर परसेंटाइल में हम पूरे डेटा को 100 हिस्सों में बांटेंगे। कितने परसेंटाइल्स होंगे? 99। जो सबसे सेंटर मोस्ट वाला परसेंटाइल होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 50 से, सो P50। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी मीडियन में पढ़ चुके हैं कि Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50, मीडियन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब इसका कैलकुलेशन समझते हैं क्वेश्चन की सहायता से ही। एक बार फॉर्मूले देख लो, फिर कैलकुलेशन पर भी आ जाएंगे। देखो, अगर आपको मीडियन के फॉर्मूले आते हैं तो ये बहुत आसान है। मीडियन में इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में हम किससे डिवाइड करते थे? 2 से। क्यों? क्योंकि पूरा डेटा 2 पार्ट्स में बट रहा था। क्वार्टाइल्स में पूरा डेटा कितने पार्ट्स में बट रहा है? 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। डेकाइल्स में पूरा डेटा कितने हिस्सों में बट रहा है? 10, तो हम 10 से डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल में पूरा डेटा कितने से बट रहा है? कितने पार्ट्स में बट रहा है? 11, तो हम 11 कहाँ से हो गया? पूरे आई एम रियली सॉरी, परसेंटाइल्स में पूरा डेटा क्या हो रहा है? 100 पार्ट्स में बट रहा है, तो कितना हिस्से होंगे? 100, तो डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। ठीक है, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है? पार्ट्स पर। तो जितने पार्ट्स होंगे उतने से डिवाइड करेंगे। मीडियन में 2 पार्ट्स, डिवाइड बाई 2। क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट्स, डिवाइड बाई 4। डेकाइल्स में 10 पार्ट्स, डिवाइड बाई 10। परसेंटाइल में 100 पार्ट्स, डिवाइड बाय 100। अब एक नई चीज़ यहाँ पर जो आ जाती है वो है के। मीडियन सिर्फ एक ही हुआ करता था क्योंकि एक ही बीच का बंदर होता है। ठीक है, अब क्वार्टाइल्स 3 होते हैं, तो इसीलिए कौन सा क्वार्टाइल निकालना है ये कैसे पता करें? तो जो भी हमारा मीडियन में फॉर्मूला था वहाँ पे n+1/2 था, यहाँ पे n+1/4 हो गया, वो हमें समझ में आ गया। साथ में हम उसमें k से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब k की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? क्वार्टाइल्स के केस में k की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, क्योंकि कितने क्वार्टाइल्स होते हैं? 3।
डेकाइल्स में के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि डेकाइल्स कितने होते हैं, 9। परसेंटाइल में के की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 99 तक, क्योंकि परसेंटाइल्स कितने होते हैं, 99। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बोले उस हिसाब से आप के की वैल्यू डाल देंगे। समझ में आ गया आपको? ठीक, तो सेम फॉर्मूला है, एज इट इज़ मीडियन का फॉर्मूला है। बस आपको ध्यान ये देना है कि डिवाइड किससे करना है, जितने पार्ट्स हो रहे हैं उससे, और साथ में आपको केज इफेक्ट भी देना है। ठीक है, चलिए अब इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। देखो फॉर्मूला तो सेम ही था मीडियन के जैसा, बस जो कैलकुलेशन है इंडिविजुअल सीरीज़ में वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है पार्टीशन वैल्यूज़ के केस में। फ़र्ज़ कीजिए कि ये डेटा है, ठीक है, तो अपना पहला फ़र्ज़ तो ये है कि डेटा को आपको अरेंज तो करना ही है। यू हैव टू अरेंज द डेटा एनी हाउ। ठीक है, अरेंज कर देते हैं फटाफट। तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे दिख रही है फ़िलहाल 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 4, 5, 6, 7, 9, 10, और 10 के बाद है 14, फिर 15, फिर 18, फिर 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 10 आइटम्स हैं। D6 निकालना है अपन को। ठीक है, सो D6 का फॉर्मूला क्या होगा, 6 इंटू 10 ऑब्जर्वेशंस है, सो 10 प्लस 1 बाय 10, डेसाइल है ना, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे। 6 है तो इसलिए इंटू 6 करेंगे, k इज इक्वल टू 6 है। सो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा बॉस 11 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, 6.6 आइटम, साइज ऑफ 6.6 आइटम। अब जैसे ही इसमें डेसिमल में पोजीशन आई तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाता है, टेक द होल नंबर पार्ट फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइज ऑफ 6th आइटम, ठीक, प्लस फिर डेसिमल पार्ट उठाया, वो किसके बराबर होता है, 0.6 के। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7th और 6th आइटम के डिफरेंस से। ठीक है, इनटू साइज ऑफ 7th आइटम माइनस साइज ऑफ 6th आइटम। ठीक है, चलिए तो 6th पोजीशन पर कौन बैठा है, 1 2 3 4 5 6, ये बैठा है 6th पोजीशन पर 10, प्लस 0.6 इंटू 7th पोजीशन पर कौन बैठा है, 14, 6th पोजीशन पर कौन बैठा है, 9। ठीक है, सो 10 प्लस 0.6, यस 10 प्लस 0.6 इंटू 5, 0.6 इंटू 5 दैट इज 3। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है या कुछ अरेंजमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। D6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, साइज ऑफ 6th आइटम, ठीक है, 0.6 इंटू साइज ऑफ 7th आइटम माइनस 6th आइटम। ओके ओके, मैंने यहाँ पर 9 किस खुशी में ले लिया, मुझे यहाँ पे 10 लेना चाहिए था। ओके, दैट्स माय मिस्टेक। तो 7th पोजीशन पर 14 है और 6th पोजीशन पर 9 है। आई एम सॉरी अगेन, 6th पोजीशन पर 10 है। ठीक है, चलिए, सो 0.6 इंटू 4, सो दैट इज 10 प्लस 2.4 इज इक्वल टू 12.4, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू व्हाट, मीडियन। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि Q2 इज इक्वल टू D5 इज इक्वल टू P50। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा पार्टीशन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे वो होता है समाप्त। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल एवरेजेस, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं GM से, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन से। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होती है भाई, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, यानी आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं आप उनका प्रोडक्ट निकालिए। 5 नंबर है तो हम उन 5 नंबर्स के प्रोडक्ट की 5th रूट निकालेंगे। 4 नंबर है तो उन 4 नंबर्स के प्रोडक्ट की 4th रूट निकालेंगे। 3 नंबर्स हैं तो उन 3 नंबर्स के प्रोडक्ट की 3rd रूट निकालेंगे। सो दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, चलिए तो ज्योमेट्रिक मीन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले GM जो होता है वो सबसे एक्यूरेट एवरेज होता है। AM हम ऑल्दो हर कहीं यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसे कैलकुलेट करना आसान होता है।
लेकिन अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो GM सबसे सटीक एवरेज होता है, ठीक है। और जब भी एवरेज रेट्स कैलकुलेट करने की बात आती है तो हमेशा GM प्रेफर किया जाता है, हमेशा GM प्रेफर किया जाता है, मेक श्योर दैट। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सीरीज़ दी हुई है GP में, मतलब जैसे आपको 5 ऑब्जर्वेशंस दिए, अब वो 5 ऑब्जर्वेशंस की आपको GM निकालनी है, आपने उन 5 ऑब्जर्वेशंस को फोकस करके देखा तो वो जो 5 ऑब्जर्वेशंस थी वो GP में निकली। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप क्या करोगे, वो 5 नंबर्स उठाओगे, उसका प्रोडक्ट निकालोगे और उसकी 5th रूट निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप उससे भी फास्ट तरीके से कर लोगे। वो कैसे? क्योंकि वो जो 5 नंबर्स थे वो GP में है, तो उस सीरीज़ का उठाइए पहला नंबर, उस सीरीज़ का उठाइए लास्ट नंबर, दोनों को कीजिए मल्टीप्लाई और उनकी स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो आपको डायरेक्ट GM मिल जाएगा विदाउट मल्टीप्लाइंग द 5 नंबर्स एंड देन टेकिंग आउट द 5th रूट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव करेगी, राइट। सो अगर सीरीज़ है GP में तो GM निकालने के लिए यू नीड नॉट टू फॉलो द ट्रेडिशनल अप्रोच, जस्ट टेक द फर्स्ट टर्म, टेक द लास्ट टर्म, मल्टीप्लाई देम एंड फाइंड द स्क्वायर रूट, एज सिंपल एज दैट। फिर बोला कि GM cannot be calculated if any observation is 0 or negative। भाई हम ले रहे हैं ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट, अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन 0 हो गई तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। GM कैसे कैलकुलेट करोगे? एक ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो गई तो अरे रूट के अंदर कभी नेगेटिव आता है क्या? नहीं आता, तो भी GM निकालना संभव नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी भाई, GM ऑफ XY इज इक्वल टू GM ऑफ X इंटू GM ऑफ Y। हमने इसका भी पोस्टमार्टम किया था कि फर्स्ट कीजिए कि हमारे पास एक सीरीज़ है X जिसमें ऑब्जर्वेशंस है 8, 4, 2 और उसकी GM है 4। एक सीरीज़ है Y जिसमें ऑब्जर्वेशंस है 9, 4, 6 और उसकी जो GM है वो है 6, ठीक है। अब हमने एक नई सीरीज़ बनाई XY, यानी कि X ऑब्जर्वेशंस और Y ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करके हमने एक नई सीरीज़ बनाई XY। अब मुझे उस नई सीरीज़ का XY निकालना है, तो क्या मुझे फिर से ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा कि मैं तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालूं और फिर क्यूब रूट निकालूं? तो जवाब है नहीं भाई। अगर आपके पास GM ऑफ X है, GM ऑफ Y है और आपको GM ऑफ XY निकालना है तो आप सिंपली GM ऑफ X इंटू GM ऑफ Y कर दीजिए, तो आपको GM ऑफ XY मिल जाएगा बिना XY सीरीज़ के ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई किए और उनकी 3rd रूट निकाले, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल है कि एक सीरीज़ है X, एक सीरीज़ है Y, तीसरी सीरीज़ आपने बनाई X अपॉन Y, तो उस सीरीज़ का GM किसके बराबर होगा? GM ऑफ X डिवाइडेड बाय GM ऑफ Y, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है लॉग के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये थोड़ी सी घुमावदार प्रॉपर्टी है बट इतनी भी टफ नहीं है। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि लॉग ऑफ GM फॉर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द AM ऑफ द लॉग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लेट्स से कि आपको 3 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है ABC, ठीक। इन 3 ऑब्जर्वेशंस के GM की लॉग वैल्यू, आराम से मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इन 3 ऑब्जर्वेशंस के GM की लॉग वैल्यू, ठीक है, किसके बराबर है? इन 3 ऑब्जर्वेशंस के इंडिविजुअल लॉग वैल्यूज़ के एरिथमेटिक मीन के बराबर है, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई थी ABC, इन 3 ऑब्जर्वेशंस की GM की लॉग वैल्यू यानी कि लॉग ऑफ GM किसके बराबर है? इन 3 ऑब्जर्वेशंस के इंडिविजुअल लॉग वैल्यूज़ के एरिथमेटिक मीन के, यानी log A प्लस log B प्लस log C, और जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे तो दैट विल गिव यू द एरिथमेटिक मीन ऑफ द लॉग वैल्यूज़, इंडिविजुअल लॉग वैल्यूज़, राइट। सो log A प्लस log B प्लस log C डिवाइड बाई 3 किसके बराबर है? log ऑफ GM के, ठीक है। आई होप द प्रॉपर्टी इज क्लियर, राइट। आइए अब ज़रा इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। GM ऑफ 4, 6 एंड 8 इज सिंपल। आपको क्या करना है? 4 इंटू 6 इंटू 8 करने का है। चलिए निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। 4 इंटू 6 इंटू 8 192। अब आपको इसकी क्यूब रूट निकालनी है और क्यूब रूट निकालने के लिए वो लंबा वाला मेथड जाएगा, दैट इज़ प्रेस रूट की 12 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर करेंगे -1, ठीक है। फिर करेंगे डिवाइड बाय 3, फिर करेंगे +1 और फिर करेंगे इनटू इक्वल्स टू 12 बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आया कितना 5.77। दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द GM ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस 40, 50 एंड x इज 10। द वैल्यू ऑफ x इज, तो क्या करेंगे 40 इंटू 50 इंटू एक्स किसके बराबर है 10 के। ठीक है, इसकी GM 40 इंटू 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। सो 40 इंटू 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 की स्क्वायर, स्क्वायर की क्यूब। यस भाई 3 ऑब्जर्वेशंस हैं तो GM मतलब क्यूब रूट होगा। तो क्यूब रूट जब उड़ के RHS में आएगी तो पावर कितनी हो जाएगी 3। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1000 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 50 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट्स ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम 3 डिफरेंट शेयर्स आर 100%, 200%, 400% रिस्पेक्टिवली। द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विल बी। देखो इन्होंने नहीं बोला कि आपको GM यूज़ करना है, इन्होंने बोला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बताओ। तो भाई जब भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोला जाए तो आपको GM ही निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम 100 इंटू 200 इंटू 400। ठीक है, इसकी क्या करेंगे अपन क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक, आसान है। कैसे, देखो क्यूब रूट निकालनी है मतलब 3 के पेयर्स निकलते हैं बाहर, है ना। तो मुझे 1 2 3 10 दिख गए तो एक 10 बाहर निकल गया। फिर 1 2 3 10 फिर से निकल गए, दिख गए तो एक 10 और बाहर निकल गया। फिर 2 इंटू 4 8 होता है और 8 की क्यूब रूट क्या होती है 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 200%। दैट इज ऑप्शन सी। आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड यानी रूट वाला जो मेथड अभी अपन ने फॉलो किया था उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इफ़ 2 वेरिएबल्स A एंड B आर रिलेटेड बाय C इज इक्वल टू AB देन GM ऑफ C इज इक्वल टू। थोड़ी देर पहले ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक सीरीज़ है, हमने एक्स वाई पढ़ा था, x एंड y और फिर एक्स वाई। तो यहाँ पर एक सीरीज़ है A, एक सीरीज़ है B और तीसरी सीरीज़ है C जो किसके बराबर है AB के, जो किसके बराबर है AB के। तो भाई GM ऑफ C यानी GM ऑफ AB किसके बराबर होगा GM ऑफ A इंटू GM ऑफ B, GM ऑफ A इंटू GM ऑफ B। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर GM का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट एवरेज आता है HM, हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलिए हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन ही कई बार क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है। तो बेसिकली हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं, गिवन ऑब्जर्वेशंस का करते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स की निकालते हैं मीन और मीन का भी रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाती है, राइट। तो हमने क्या लिखा था टैगलाइन, ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल्स की मीन का भी रेसिप्रोकल है कौन, हार्मोनिक मीन। सो HM इज द रेसिप्रोकल ऑफ द AM ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, फिर ये इसकी डेफिनेशन इसकी प्रॉपर्टीज में ही है। फिर इसकी एक ही प्रॉपर्टी आती है दैट इज कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन का मतलब है कि आपको 2 ग्रुप्स दिए होंगे जिसमें N1 और N2 ऑब्जर्वेशंस होगी, जिसकी H1 और H2 हार्मोनिक मीन होगी और आपको बोला जाएगा कि नाउ कंसिडर द ग्रुप एज 1 एंड फाइंड आउट द कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो आप कैसे करोगे, N1 प्लस N2 होल अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। इसको कैलसी पे कैसे करते हैं फटाफट तरीके से वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और मैं यकीन करती हूँ, विश्वास है मुझे कि आपको ये पता होगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर भी हमने बहुत सारे गाने गाए थे, मैं निकला ओ गड्डी लेके। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हार्मोनिक मीन जो है वो बेसिकली कंसर्न है एवरेज स्पीड से। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये डिफरेंस है स्पीड और एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं। पहला केस, जब एक बंदा A से B गया S1 स्पीड पर और D1 डिस्टेंस ट्रैवल किया।
फिर बी से सी गया S2 स्पीड पर और उसने D2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आपसे बोलेंगे ए से सी तक की एवरेज स्पीड बता दो। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2। टाइम क्या होगा, हमें तो स्पीड और डिस्टेंस दिया है, तो लेकिन हमें स्पीड का फॉर्मूला तो पता है ना भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा। सो D1 प्लस D2 अपॉन होल अपॉन D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2। फिर दूसरा केस हमने पढ़ा था आवन जावन वाला, याद है तुम्हें, पहले हम A से B गए और वापस हम B से A आए और बोलेंगे कि आपको एवरेज स्पीड निकालो। तो कॉन्सेप्ट तो अपना यही था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो 2D अपॉन टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2, D कॉमन हो जाता है और कैंसिल हो जाता है, तो फॉर्मूला इवेंचुअली क्या बन जाता है, 2 होल अपॉन 1 अपॉन S1 प्लस 1 अपॉन S2। ये हम पूरा डेरिवेशन देख चुके हैं क्लास में हमारी मेन वाली, ठीक है। चलिए आपके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अ मैन ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड देन रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज, पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही, ये पूछा जा रहा है आपसे। निकाल सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। कौन सा केस है ये, आवन जावन वाला। कैसे पता चला, रिटर्न्स एट अ स्पीड बोला, रिटर्न्स से पता चल रहा है कि ए से बी गए और बी से ए आ गए, ठीक है। चलिए तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, 2 होल अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 20। कैलसी उठाया, डिनोमिनेटर से शुरुआत करी, 1 डिवाइड बाई 30 m प्लस 1 डिवाइड बाई 20 m प्लस 2 डिवाइड बाई MRC इक्वल्स टू, तो कितना आ जाएगा भाई, 24 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम A टू B एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। ए से बी गया 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड देन बैक फ्रॉम B टू A एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। तो अगेन आवन जावन वाला ही क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इज, तो वही करेंगे, 2 डिवाइड बाय 500 प्लस 1 अपॉन 700। चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 1 डिवाइड बाय 500 m प्लस 1 डिवाइड बाय 700 m प्लस 2 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू 583.33, ऑप्शन बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इफ देयर आर 2 ग्रुप्स विद 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन्स containing 15 and 13 observations, then the combined HM is given by, ठीक है। देखो 2 ग्रुप्स हैं जिसकी हार्मोनिक मीन है 75 और 65 और उसमें ऑब्जर्वेशंस कितनी है 15 और 13। तो अभी हमने कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 13 होल अपॉन 15 अपॉन 75 प्लस 13 अपॉन 65, ठीक है। N1 प्लस N2 होल अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2, ठीक है। चलिए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 डिवाइड बाय 75 m प्लस 13 डिवाइड बाय 65 m प्लस फिर 28 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो ये हो गया HM, तो यहाँ पर हमारा HM होता है समाप्त, ठीक। फिर उसके बाद आपका फेवरेट टॉपिक यानी सबसे लड्डू टॉपिक आता है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जिसको हम AM या फिर मीन बोलते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय x बार, ठीक है। कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिनको अपन चुनु मुनु फॉर्म में लिखते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे निकालते हैं मीन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए आप उसका सम करें और डिवाइड करें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपको मीन मिल जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज़ में एंट्री हो जाती है f की, यस किसकी एंट्री हो जाती है, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टंग 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 टंग। किसने एंट्री मारी डिस्क्रीट सीरीज़ में, फ्रीक्वेंसी ने। तो क्या करेगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ आके जहाँ जहाँ x था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, सिग्मा fx अपॉन n। n किसके बराबर है, सिग्मा f के बराबर है। किसके बराबर है, m।
n सिग्मा f के, ठीक है। फिर कंटिन्यूस सीरीज में बचपन में तो यार बहुत सारे फॉर्मूलेस होते थे, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे इतने सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैम? कि हमारे पास कैलकुलेटर है, हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास क्लासेस दी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उन क्लासेस की निकालते हैं मिड वैल्यू। क्या करते हैं? उन क्लासेस की निकालते हैं मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू ले लेता है जगह x की, ठीक। डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एक्स की जगह कौन आ जाएगा? m, तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब अगर यहाँ पर सीरीज इंक्लूसिव में भी दी है तो भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे आप क्लास लिमिट ले लो, चाहे आप क्लास बाउंड्री ले लो, क्लास मार्क या मिड वैल्यू सेम ही आता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने का यहाँ पर कोई कंपल्जन नहीं है, ठीक। चलिए उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। डेफिनेटली इस पोर्शन में से क्वेश्चन आता ही है, ठीक। पहली प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। पहली प्रॉपर्टी, am of first n natural numbers is equal to n plus 1/2। am जो होता है वो किसके बराबर होता है? n plus 1/2 के, ठीक है। याद करो सीक्वेंस एंड सीरीज में तुमने पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ पर है am कैसे निकालते हैं? सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो सम है वो बराबर होता है किसके? n इंटू n प्लस 1/2 के। n क्या है? n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है? n, सो n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइड बाई n, n से n कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा भाई? n प्लस 1/2, ठीक है। पूरा डेरिवेशन हमने किया है क्लास में, ठीक बॉस। फिर उसके बाद हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? श्रापित प्रॉपर्टी। ये वही प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मीन डेविएशन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन बनते बनते रह गया, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी? सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। अगर आप मीन में से डेविएशन निकालते हैं और उसका सम करते हैं, सो यू विल गेट अंडा, दैट इज 0, ठीक। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि व्हेन यू टेक आउट द डेविएशंस फ्रॉम मीन, आप उसका स्क्वायर करो और फिर उन स्क्वायर्ड डेविएशंस का आप करो सम, तो वो होता है सबसे कम, ठीक है। जैसे वहाँ पे एब्सोल्यूट डेविएशंस फ्रॉम मीडियन था, यहाँ पे स्क्वायर्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन है, तो मीन से निकाले गए स्क्वायर्ड डेविएशंस का सम होता है सबसे कम, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कंबाइंड मीन। अगेन आपको दो ग्रुप्स दिए जाएंगे, n1 n2 ऑब्जर्वेशंस, x बार 1 x बार 2, उनके रिस्पेक्टिव मीन्स। आपको कंबाइंड हार्मोनिक मीन निकालने, यानी दोनों ग्रुप को एक मानना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला जो कॉमन, जो अपना गोल्डन फॉर्मूला होता है, दैट प्रिवेल्स, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ग्रुप का सम कैसे मिलेगा? x बार 1 इंटू n1। सेकेंड ग्रुप का सम कैसे मिलेगा? x बार 2 इंटू n2। दोनों ग्रुप्स का सम मिल गया, दोनों को कर दो प्लस, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n1 प्लस n2, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी फाउंड ग्राफिकली। देखो मीडियन ग्राफिकली निकाल सकते हो ओजीव से, मोड ग्राफिकली निकाल सकते हो हिस्टोग्राम से, बट am को आप ग्राफिकली नहीं लोकेट कर सकते, वो भी विद रिस्पेक्ट टू यूनिवेरिएट डेटा। बाईवेरिएट डेटा के केस में, बाईवेरिएट डेटा के केस में आप डेफिनेटली निकाल सकते हो वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, उसको अपन बोलते हैं मीन, बट यूनिवेरिएट डेटा में मीन निकालना संभव नहीं है। फिर बात करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन की। तो वेटेड अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट कब आता है? जब ऑब्जर्वेशंस इक्वल इंपॉर्टेंस की नहीं होती है, तब हम वेटेड अरिथमेटिक मीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है? एफ की जगह डब्ल्यू आ गया, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, ठीक। तो ये हो गई यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। आए ज़रा कुछ क्वेश्चंस कर लें, ठीक है। ये अपन ने बहुत डिटेल में लिखा था भाई, मीडियन से निकाले गए एब्सोल्यूट डेविएशंस का सम होता है सबसे कम, मीन से निकाले गए स्क्वायर डेविएशंस का सम होता है सबसे कम, ठीक है। चलिए ये भी हमने बहुत डिटेल में किया था। चलिए इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द मीन सैलरी फॉर अ ग्रुप ऑफ फीमेल वर्कर्स इज 5200 per month and that for a group of 60 male workers is 6800 per month. What is the combined salary? बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैलसी पे वन गो में होगा भाई।
40 इंटू 5200 एम प्लस, फिर 60 इंटू 6800 एम प्लस MRC, और टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 40 प्लस 60 100 6160 आएगा ना, 6000 कैसे हो गया? MRC डिवाइड बाय 100 6160, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज सैलरी ऑफ 50 मैन वॉज ₹80। 50 मैन यानी n कितना है भाई? 50 और x बार कितना है? 80। बट इट वॉज फाउंड दैट सैलरी ऑफ 2 ऑफ देम वर ₹46 एंड ₹28 विच वर रॉन्गली टेकन एज 64 एंड 82। ठीक है, जो सही वाली सैलरी थी वो क्या थी भाई? 46 और 28, बट हमने क्या ले लिया उसको? 64 और 82। तो सही वाली मीन निकालनी है हमको, तो हम क्या करेंगे? पहले तो इनका सम निकाल लेंगे, ठीक है। 50 इंटू 80 सम आ जाएगा। अब इसमें से गलत वाली सैलरी माइनस कर देंगे, -64 -82। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि पहले हम ऐड कर चुके हैं, अब उसको नलिफाई करना है तो माइनस करना पड़ेगा, और सही वाली सैलरीज हम ऐड कर देंगे। सो +46 +28, और ऑब्जर्वेशंस तो उतनी ही है ना भाई, 50। चलिए उठाएं अपना कैलकुलेटर, 50 इंटू 80 प्रोडक्ट आ जाएगा 4000, -64 -82 +46 +28, जो भी आया उसको डिवाइड करें 50 से, सो दैट इज 78.56, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट वॉज 20 ईयर्स। ठीक है, n था 10 और x बार था 20। द एवरेज एज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर्स, यानी जो नया वाला एवरेज है वो क्या हो जाएगा? 22 व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड द ग्रुप। तो न्यू n कितना हो जाएगा? 10 + 2 दैट इज 12। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट्स हु ज्वाइंड द ग्रुप। जो 2 नए बच्चे जुड़े ग्रुप में, उनकी एवरेज एज निकालनी है। क्या निकालनी है? एवरेज एज। ठीक है, आसान है। देखो, इन दोनों के सम में से जब तुम माइनस करोगे, इन दोनों का सम क्या होता है? मतलब कहने का मतलब है, फर्स्ट सिचुएशन में n ऑब्जर्वेशंस थे और 10 ऑब्जर्वेशंस थे और x बार 20 था। ठीक है, तो सम ऑफ दी 10 ऑब्जर्वेशंस कितना था? 200। फिर सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जर्वेशंस 12 हो गई और मीन हो गया 22। तो भाई 22 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 264। ठीक है, 264, राइट। अब इन दोनों के जो सम में जो अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है? 64 का। ये 64 का जो अंतर आ रहा है सम में, वो किसकी वजह से है? ये 2 नए स्टूडेंट्स की वजह से है। तो 64 क्या है? इन 2 स्टूडेंट्स की एज का सम है, बट दे आर आस्किंग द एवरेज। ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंपली 64 डिवाइड बाई 2 यानी कि 32, ऑप्शन डी 32। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद द मीन सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स इज 5850। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ICAI का। Later on, it is discovered that the salary of one employee has been wrongly taken as 8000 instead of 7800. So wrong वाला क्या था? 8000। सही वाला क्या था? 7800। और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे? 50, और x बार कितना था? 5850। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 5850 इंटू 50 माइनस गलत वाला 8000 प्लस सही वाला डिवाइड बाय फिर से 50, तो कितना आ जाएगा? 5846। कितना आ जाएगा भाई? 5846, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है और मीन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले सिग्मा f निकाल लेते हैं। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। ठीक है, चलिए सिग्मा fx निकाल लेते हैं। 2 × 3 6 + 4 × 2 8 + 6 × 3 18 + 10 × 1 10 + 2 × p + 5 दैट इज 2p + 10 होल अपॉन 3 4 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलिए इसका सम कर लेते हैं फटाफट।
6 + 8 + 18 + 10 + 10 52, ठीक है। फिर 11 5 सा 55, 5 कहाँ से आ गया, आई एम रियली सॉरी। सिग्मा F 11 है और जो मीन है वो 6 है, ओके, ठीक है। तो 52 इधर का सम आ गया, 52 + 2p = 66। सो 52 - 66 हो जाएगा 14 / 2, सो दैट इज 7, दैट इज 7। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, ठीक है। चलिए, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 हैव फेल्ड एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 2.5. The total marks secured by the entire class were 281. The average marks who have passed is, देखो 50 स्टूडेंट्स थे, 10 फेल हो गए, तो ऑब्वियसली बच्चे कितने, 40 जो कि पास हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे फेल हो गए उनका एवरेज मार्क्स है 2.5, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ द मार्क्स secured by failed students, so that is 2.5 × 10, that is 25, ठीक है। फिर the total marks secured by the entire class के स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम दे के रखा है, तो जो पास वाले बच्चे उनका मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, 281 - 25. Alright guys, now let's move to another question. It says AM of 15 observations is 9 and AM of first 9 observations is 11. Then AM of remaining observations is, देखो 15 ऑब्जर्वेशंस थी, ऑल इन ऑल कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 15, ठीक है। एंड द AM ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशंस इज 11. तो इन 15 में से 9 ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 15, N1 + N2, ठीक है। तो कंबाइंड मीन जो है वो 9 है। फिर इन्होंने बोला AM ऑफ फर्स्ट 9 ऑब्जर्वेशंस, यानी N1 हो गया 9 इज 11, यानी x बार 1 हो गया 11. एंड देन AM ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस इज, तो पहले तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी, टोटल ऑब्जर्वेशंस 15 थी, 9 ऑब्जर्वेशंस की बात उन्होंने कर दी, तो बची हुई ऑब्जर्वेशंस कितनी हो जाएंगी, 15 - 9 दैट इज 6. आपको x बार 2 निकालने का है। देखो लॉजिकल अप्रोच हमेशा आसान होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 15 है और टोटल ऑब्जर्वेशंस की जो मीन है वो 9 है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 9, ठीक है, सो दैट इज़ 135. अब इसमें से आप 9 ऑब्जर्वेशंस का सम माइनस कर दो, सो 9 × 11 दैट इज़ 99. ये आपने माइनस कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, बचे हुए ऑब्जर्वेशंस की मीन, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बचे हुए ऑब्जर्वेशंस का सम होगा। आप उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, यानी 6 से डिवाइड कर दो, तो आपको मीन मिल जाएगी x बार 2, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट, 135 - 99 / 6 दैट इज 6 ओनली, ठीक है। ऑप्शन बी। आई होप इट्स क्लियर, यस, सबको समझ में आ गया। बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे इसमें करते हैं, पहले ही बता दूं मैं, काफ़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे इसमें कर देते हैं कि 9 की जगह 6 ले लेते हैं और फिर डिवाइड बाय 9 कर देते हैं। तो वो गड़बड़ घोटाला मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एंड सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन प्रॉपर्टीज़। हमने जितने भी एवरेजेस पढ़े उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज साइड बाय साइड कवर अप कर ली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सारे एवरेजेस की कॉमन प्रॉपर्टीज़, जिनको हमने क्या नाम दिया था, जगत प्रॉपर्टीज़, गिरगिट प्रॉपर्टीज़। जगत प्रॉपर्टीज़ क्यों, क्योंकि ये हर जगह है, मैं यहाँ, मैं वहाँ, मैं हर जगह। जी हाँ, तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो कि एप्लीकेबल है मीन, मीडियन, मोड, GM और HM पांचों पर, वो ये है कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो जाए, ठीक है, लेट्स से कि सारी ऑब्जर्वेशन 10 10 10 हो जाए, तो मीन, मीडियन, मोड, GM, HM पांचों उस सेम ऑब्जर्वेशन यानी 10 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से k, देन मीन, मीडियन, मोड, GM, HM विल आल्सो बी इक्वल टू दैट k ओनली, ठीक है। फिर बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो भाई जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तुमने पढ़ा उसमें से
हम यहाँ पर बेसिकली बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की, मीडियन की और मोड की। GMHM की यहाँ पे बात नहीं हो रही है सेकंड प्रॉपर्टी के केस में। तो ये तीन, कौन तीन? मीन, मीडियन, मोड, ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। हमने याद करो इसमें एग्जाम्पल पढ़ा था हमारे छोटे भाई और बहन का, जो चॉकलेट और टॉफ़ी पापा मम्मी ने तुम्हें ला के दी, वो सेम चॉकलेट, वो सेम टॉफ़ी उनको भी चाहिए होती है। तो ऐसा ही कुछ किस्सा चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। जो कांस्टेंट आप सारी ऑब्जर्वेशंस में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो कांस्टेंट ओरिजिनल, मीन, मीडियन, मोड में भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा। बस इसका ये तात्पर्य है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो इसका और भी आसान है। आपको रिलेशनशिप दिया रहेगा दो वेरिएबल्स के बीच का, जो जिस भी वेरिएबल की आपको मीन दी है, जिस भी वेरिएबल का आपको मीन, मीडियन या मोड दिया है, आप उस वेरिएबल की जगह उस एवरेज को रख दीजिए। y की जो भी वैल्यू आएगी, अदर वेरिएबल की जो भी वैल्यू आएगी, वो नए वाले वेरिएबल की मीन, मीडियन या मोड के बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3 + 1.9x, x और y के बीच का रिश्ता दे दिया। y इज इक्वल टू 3 + 1.9x एंड मोड ऑफ x इज 15, देन द मोड ऑफ y इज। ठीक है, आपको मोड ऑफ y निकालना है। सिंपली क्या करोगे, जहाँ x है वहाँ 15 डाल दो, y निकल कर आएगा, वो मोड ऑफ y हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो मोड ऑफ y इज इक्वल टू 3 + 1.9 इंटू 15, 1.9 इंटू 15, 28.5 + 3, दैट इज 31.5, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट द मीन ऑफ द वेरिएबल x बी 50। सो यानी हमको x बार 50 दिया है, देन द मीन ऑफ u इज इक्वल टू 10 + 5x विल बी। तो u की मीन निकालनी है, यानी u बार निकालना है। तो u बार किसके बराबर हो जाएगा, 10 + 5 इंटू 50, यानी 250 + 10, 260, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। फिर आता है रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, देखो इसमें ना दो तरीके के अपन ने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे। एक होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये वो डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर एवरेज के दोनों साइड्स डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था कि एवरेज, अगर ये रेड मार्क्ड जो है ये एवरेज है, तो जो डेटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरफ। ठीक, तो इसको बोला अपन ने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देख पा रहे हो ये एवरेज है, डेटा यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कम। फिर ऐसे ही ये एवरेज है, यहाँ पे ज़्यादा स्प्रेड दिख रहा है, यहाँ पे कम। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। देखा जाए तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। ठीक है, बट ठीक है, दोनों जगह पे ये चीज़ यूज़ होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में इनके बीच में कुछ अलग ही रिश्ता होता है। एक तो छोटू वाला फॉर्मूला, दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। कैसे याद किया था हमने, योर 2 मीन, बहुत ही मतलबी हो तुम। सो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये छोटू वाला फॉर्मूला। बट इस छोटू वाले फॉर्मूले का जन्म कहाँ से हुआ है, बड्डे वाले फॉर्मूले से। और वो क्या था भाई, मीन माइनस मोड। कैसे याद किया था हमने, मूडी मीन, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। बड़ा वाला फॉर्मूला भी याद करना ज़रूरी है और छोटू वाला भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन, व्हेन मीन इज 3.57 एंड मोड इज 2.13 देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज। ठीक है, मोड वाला छोटू वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सो 3 इंटू मीडियन निकालने का है,
मीन कितनी है 2 इंटू 3.57, मोड कितना है 2.13, ठीक है। तो 2 इंटू 3.57 जो आया उसको प्लस किया 2.13 में, जो आया उसको डिवाइड किया 3 से 3.09 आया, मीडियन कितना है 3.09, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जहाँ पर जो अपना बड़ा वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज़ 63 देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज़, तो यहाँ पे जो ये बड़ा वाला फॉर्मूला था वो यूज़ होगा, ठीक है। सो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस देके रखा है, मूडी मीन LHS दिया हुआ है 63, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, इसका डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली 63/3 दैट इज 21, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। इफ़ द मोड ऑफ द डेटा इज 18 एंड मीन इज 24 दैन मीडियन इज, छोटू वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 18 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। ये क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू 24 प्लस 18 डिवाइड बाई 3, 22, ऑप्शन सी, ये आपके MTPs में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए आइए ज़रा रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM की तरफ, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, जब सिर्फ आपको क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हों, ये जो फर्स्ट रिलेशनशिप है AM, GM, HM का, it holds true only when you have got 2 observations and that 2 positive observations. तो in that case जो GM होता है वो AM और HM के प्रोडक्ट की स्क्वायर रूट के बराबर होता है। GM एक्चुअली GM होता है AM और HM का, ठीक है। सो GM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM इंटू HM, और ऐसे भी बोल सकते हो कि G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, G स्क्वायर इज इक्वल टू AH। फिर दूसरा रिलेशनशिप है कि हमेशा अरिथमेटिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू HM होता है। बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है AGH, ठीक है। ग्रेटर देन मीन, अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन, और ये तीनों इक्वल कब होते हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, जब सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती है, कांस्टेंट होती है, तो AM, GM, HM, मीडियन, मोड, ये सारे उसी कांस्टेंट के बराबर हो जाते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का एक पार्ट यहाँ पर डाल दिया है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है, क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस है तो AM इज ग्रेटर दैन GM इज ग्रेटर दैन HM, बट अगर सेम ऑब्जर्वेशन है तो AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM, ठीक है। चलिए लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। इफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज 64 and the geometric mean between them is 16 then harmonic mean between them is, देखो 2 नंबर्स की बात हो रही है, तो 2 नंबर्स के लिए अपने पास एक स्पेशल रिलेशनशिप है, वो क्या है भाई, G स्क्वायर इज इक्वल टू AH। तो इनने बोला अरिथमेटिक मीन 64 है, ठीक है, और GM जो है वो 16 है, तो 16 का स्क्वायर इंटू H, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा 16 इंटू इक्वल्स टू 64, तो हार्मोनिक मीन कितनी आ जाएगी 4, हार्मोनिक मीन कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द AM and GM for 2 numbers, again 2 numbers, are 5 and 3.2 respectively, then GM is G square is equal to AH, ठीक है। तो 5 इंटू 3.2 की स्क्वायर रूट G के बराबर होगी, सो दैट इज 5 इंटू 3.2 16, और इसकी रूट क्या हो गया 5 इंटू 3.2, फिर इसकी रूट जो होगी वो 4 के बराबर होगी, ठीक है। सो आई होप इट्स क्लियर। फिर नेक्स्ट पैटर्न पूछा जाता है नंबर्स फाइंड आउट करने का। इफ़ द मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 30 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 24 देन व्हाट विल बी दीज 2 नंबर्स। तो हम सिंपली ऑप्शन अप्रोच चेक करेंगे कि मीन यानी उन 2 नंबर्स का जो सम है, देखो A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 है, यानी A प्लस बी 60 होना चाहिए, पहली कंडीशन। फिर दूसरा उन्होंने बोला GM इज 24, यानी G इज इक्वल टू रूट AB, या ऐसा बोल सकते हैं G स्क्वायर इज इक्वल टू AB, यानी कि
ज्योमेट्रिक मीन देखे रखिए 24, सो 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। 576 इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। तो हमने उठाया फर्स्ट ऑप्शन 36 एंड 24। ठीक है, इनका जो सम है वो 60 है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या इनका प्रोडक्ट 576 के बराबर है? देखिए ज़रा, 36 इंटू 24 864, नहीं, कैंसिल। फिर बी ऑप्शन उठाया 30 प्लस 30 60 तो है, लेकिन 30 इंटू 30 900 होता है, हमें क्या चाहिए? 576 चाहिए। सी ऑप्शन पर है 48 एंड 12, सम तो 60 है, ठीक है। प्रोडक्ट देख लेते हैं 48 इंटू 12 576, यस, सो द नंबर्स आर 576, सो द नंबर्स आर 48 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का वन शॉट होता है ख़त्म। हमने सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप रिवाइज कर लिए और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का वन शॉट आएगा, इतने ही कुछ ड्यूरेशन का, 1 से 1.5 घंटे के बीच में, जहाँ पर हम फटाफट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी रिवाइज कर लेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम अ लॉट। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच इट एंड शेयर इट इन योर नेटवर्क। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। टिल देन गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, टाराज।